गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये है +1 बायोलॉजी और चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? नहीं। बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। ये अच्छे से बंद नहीं हुआ ना, और ये तंग करेगा। इसमें हम ठंड नहीं हुई है। ये चैप्टर 9 है, 10th हमने कर लिया है और सिलेबस इसको करके खत्म हो जाएगा ना। सो there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. What is biosphere? Biosphere, the narrow habitat zone of the earth crust. Aquatics and antibiotics. हाँ, the narrow habitat zone of the earth crust. Okay. इसमें क्या है? इस बायोस्फीयर में क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी। हाँ, ये दोनों तो लिविंग है। इनकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है और ये जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेम केमिकल से बने हैं। डाइवर्सिटी है और अंदर जो केमिकल्स हैं वो सेम है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अंदर जो केमिकल है दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड जो उनकी बॉडी के अंदर है वो ऑलमोस्ट सेम है और सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। समझिए कौन कौन से? लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सेवरल अदर्स। अगर इनको एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो ये धरती के अर्थ क्रस्ट में जो नॉन लिविंग मैटर्स हैं भी वहाँ से हमने ये सब कुछ ऑर्गेनिज्म ने ये ऑब्टेन किया, अपने अंदर लिया। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द। बोलते जो धरती में सैंपल एलिमेंट और कंपाउंड के दिखते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दिखते हैं। नेचुरली वो धरती से ही तो जा रहे हैं लिविंग चीज़ के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जाना। बायो का मतलब लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, मोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ देते हैं, चाहे प्लांट्स को, चाहे एनिमल्स को, फंजाई को, चाहे एल्गी को लाइफ देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ देते हैं वो अर्थ क्रस्ट, वो अर्थ क्रस्ट में भी सेम है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेम ही है। मेरी बात समझ आ गई? एक क्लोजर एग्जामिनेशन डिपेंड्स, तब जब बहुत अच्छे से और क्लोज एग्जामिनेशन करने लगे एनिमल्स धरती की, तो देखने में आया कि रिवर्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंस्टेड ऑफ द अर्थ। वैसे तो सभी एलिमेंट हैं जो अर्थ में है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में दिखे। बोलो मैंने क्या बोला? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनसे बॉडी, लिविंग बॉडी बनती है, और बायोस्फीयर होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर। उसके बाद हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स ह्यूमंस में एंड लिविंग्स में ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉन लिविंग और अर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम एनालाइज करने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोजिशन है कंपाउंड की, एलिमेंट की, मॉलिक्यूल्स की, वो हम देखने जा रहे हैं। बोलते वो कैसे पता लगाएंगे? तो कहते हैं हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर की कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फाइंड। ये आंसर पता करने के लिए कुछ केमिकल एनालिसिस की गई। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई लिविंग टिश्यू ले लो, चाहे वेजिटेबल का ले लो, चाहे लीवर का ले लो, पीस ऑफ लीवर, मतलब चाहे प्लांट का ले लो या फिर
या फिर वो लीवर का ले लो, किसी पीस ऑफ लीवर। पीस ऑफ लीवर किस में मिलेगा? पीस ऑफ लीवर लीवर किस में मिलेगा? लिविंग एनिमल्स के अंदर। हमारे अंदर लीवर है, लीवर है ना, तो लीवर एनिमल्स में भी है, गॉड में भी है, सब में है। तो उसका पीस ऑफ लीवर लेना है और ग्राइंड कर लेना उसको। क्या किया हमने? या फिर आप प्लांट्स में से कोई टिश्यू ले लो, या फिर एनिमल का कोई टिश्यू ले लो, ले लिया, उसको ग्राइंड कर दिया। उसको क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड इट, किसके अंदर ग्राइंड करना है? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या है किसके अंदर? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। डू यू नो द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। फिर ट्राईक्लोरो का क्या होगा? ये 3 हटा दो, यहाँ 3 क्लोरो लगा दो, CCl3COOH। क्लियर है? बस ये उठाना है आपने और इसके अंदर ग्राइंड करना है आपको, या फिर लीवर का टिश्यू या फिर वेजिटेबल का टिश्यू। कर दिया ग्राइंड। ग्राइंड कर दिया आपने यूजिंग ए मोर्टार और पेस्ट, किसी भी चीज़ से आपने ग्राइंड कर दिया। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, मोटी मोटी स्लरी मिल गई। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लोथ और ए कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। बोलते अगर मैं इसको फिल्टर के थ्रू, कोई भी मतलब क्लोथ्स के थ्रू, अगर मैं इसको फिल्टर करना चाहूँ तो मुझे 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे मिलेगा। तो बोलते 2 फ्रैक्शन मुझे मिलेंगे, एक जो ऊपर रह जाएगा, दूसरा जो नीचे चला जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, ठीक है, एक फिल्ट्रेट होगा, और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, और जो घुल गया होगा वो फिल्ट्रेट जो नीचे आएगा। एंड द सेकंड इज रिटेंटेंट, जो कि ऊपर रह जाएगा। तो मेरे पास 2 पार्ट आए, एक जो कपड़े के ऊपर रह गए छानते वक्त, और एक जो कपड़े के नीचे चले गए। एक को मैंने फिल्ट्रेट कह दिया और दूसरे को मैंने रिटेंटेंट कह दिया। तो बोलते वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोस्ट टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। तो मैंने ये एसिड लिया था, ये वाला ट्राई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो जो फिल्ट्रेट है जो नीचे आया है, उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो एसिड में सॉल्युबल थी। क्लियर है? तो नीचे फिल्ट्रेट को मैंने क्या कह दिया? एसिड सॉल्युबल पूल। क्या कह दिया? एसिड सॉल्युबल पूल। हो गया एसिड सॉल्युबल पूल, वो वाला फ्रैक्शन है। और दूसरा क्या है? रिटेंडेंट, जो कि ऊपर है, जो कि उस कपड़े के ऊपर है। क्या है वो? रिटेंडेंट। और वो क्या है? नॉट सॉल्युबल, द कंपाउंड्स और द सब्सटेंसेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन एसिड। क्लियर है? 2 फिल्ट्रेट मेरे पास आ गए, एक ऊपर नीचे, एक एसिड सॉल्युबल, एक एसिड नॉन सॉल्युबल। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड। जहाँ खुले थे जो ये जो फिल्ट्रेट जब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करी, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिले। कितने? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर साइंटिस्ट को मिल गए। किसमें? एसिड सॉल्युबल पूल। वो क्या है? दूसरा नाम क्या है उसका? फिल्ट्रेट। शाबाश, मिल गए उसको, कंपाउंड्स मिल गए जो वो फाइंड आउट करना चाहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कंपाउंड्स हैं, और वो भी एसिड में सॉल्युबल होने वाले उसको मिले ऊपर। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलते अब ये तो पता लग गया कि इसके अंदर बहुत सारे, बोलते अब ईच एंड एवरी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वो सारे कौन कौन से कंपाउंड थे। ठीक है? इट विल suffice to say here that one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. बोलते इसमें बहुत सारे कंपाउंड पाए गए। क्या पाए गए? बहुत सारे कंपाउंड। स्पीकर लाओगे बेटा, सर के पास है। स्पीकर के दोनों पोर्शन दे दो बॉस, नीचे ऊपर के।
यार बॉस यहीं रख दिया करो, फिर पता क्या मिलता नहीं है। अब बैठो। फिर कहते कि जो फिल्ट्रेट था जो कि एसिड सॉल्युबल था, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मिले। वो ऐसे ही नहीं मिल गए, बहुत सारी फिजिकल टेक्निकल प्रोसीजर्स उसके ऊपर अपनाए गए उनको निकालने के लिए, और फिर वो हमें प्राप्त हुए, मिले। ठीक है, वो कंपाउंड्स यहाँ लिखा है। सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई की गई, वो कंपाउंड्स उस फिल्ट्रेट से बारी बारी करके निकाले गए अप्लाई करके। ठीक है, और उससे उनके मॉलिक्यूल का फार्मूला भी सामने आने लगा, और वो जितने भी कंपाउंड्स थे जो उस फिल्ट्रेट के अंदर मिले, जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर थे, वो जितने भी कंपाउंड मिले उन सबको बायोमॉलिक्यूल्स है। उन सबको क्या कह दिया? बायो। अब क्लियर हो गया? However, living organism have also got inorganic elements and compounds in them. बोलते उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही नहीं थे, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। हाउ डू वी नो दिस? ये हमें कैसे पता चलेगा? इट्स स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए बायोमोलिक्यूल्स को छोड़ करके, जो बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और एलिमेंट्स थे, उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या हुआ, और निकाले गए। वन weighs a small amount of living tissue, ठीक है, say a leaf or a liver, and this is called weight, ठीक है, and dry weight। बोलते क्या किया गया, स्मॉल अमाउंट इसमें लिविंग टिश्यू निकाला गया, और उसको क्या किया गया, उसको ड्राई किया गया, उस लिविंग टिश्यू को, चाहे वो लिवर का है चाहे लीफ का, उसको ड्राई किया गया। ठीक है, ड्राई, एंड दिस इज कॉल्ड वेट ड्राई। जब उसको ड्राई किया गया तो इसको पूरी तरह से ड्राई नहीं कहा गया, क्योंकि लीवर का टिश्यू पूरी तरह से ड्राई, तो उसको कहा वेट ड्राई। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, पूरा उसको सुखा दिया, इन टिश्यूज़ को लिया गया, पूरा इनमें से पानी सुखा दिया गया। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। जैसे लीवर लिया, इसको क्या किया, पूरी तरह से सुखा दिया, जो बाकी बच गया उसे क्या कह दिया हमने, ड्राई वेट। क्या कह दिया, ड्राई वेट। ठीक है, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसेस टू फॉर्म। बोलते अगर अब हम इसको जलाएं, ड्राई है, बोलते अब अगर हम इसको जलाएं, अब अगर हम इसको जलाएंगे तो क्या होगा, जो कार्बन आपके पास है, आप यहीं रख दिया करो लेकर के। अब हम जब इसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो इसमें से जो कार्बन था मैक्सिमम CO2 की फॉर्म में आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। जब हमने उस पर बहुत सारी टेक्निक्स सेपरेशन की अप्लाई की तो उसमें से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमने अलग कर लिए। बोलते फिर हमने क्या किया कि इसको सुखाया पूरी तरह से, ये जो लीवर और उसका टिश्यूज था इसको पूरी तरह से सुखाया, जो ड्राई बचा उसको जलाया। जलाने के बाद हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उड़ गई। हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में वो एलिमेंट्स वहां से निकल गए और पीछे रहेगी ऐश। बोलते ये जो ऐश है इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। पूरी बात समझ आ गई? ठीक है। बोलते कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC।
Inorganic compounds like sulfate, phosphate are also been in the acid soluble fraction. तो इन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि उस फिल्ट्रेट के अंदर ना केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे बट उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, और बोलते बहुत सारी टेक्निक से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट किए और जला करके जो पीछे बचा ऐश, उस ऐश के अंदर जो कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक नहीं थे, वो क्या थे, इनऑर्गेनिक। और उनमें क्या क्या आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, वो सब जो है इस फ्रैक्शन के अंदर थे। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस की इससे हमें थोड़ी थोड़ी कंपोजिशन की जानकारी मिल गई। बोलते हमें पता लग गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग टिश्यूज के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, क्लोरीन भी, कार्बन भी। वायर एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यूज। बोलते ये जब एलिमेंट सामने आने लगे तो इससे एक आइडिया सा कंपाउंड के बारे में सामने आने लगा कि जो कंपाउंड होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही ज्यादातर बने हुए होंगे। और जब उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स थे वो सामने आने लगे तो कुछ एल्डिहाइड्स थे, कुछ कीटोन्स थे, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड थे। बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। बोलते जब हमारे पास वो सामने आने लगे तो उनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए थे एंड में, जो ग्रुप फार्मूला लास्ट में वो एल्डिहाइड्स की फॉर्म में थे, वो कीटोन्स की फॉर्म में थे, वो एरोमेटिक। और बाद में जब पता लगा कि सच में उसमें एल्डिहाइड्स में CHO वगैरह कंपाउंड, C डबल बॉन्ड हो, ये है इनके फार्मूलाज, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे करके सामने आने लगे। सच में जब देखा तो वो क्या थे, एमिनो एसिड्स थे, वो न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है, फैटी एसिड्स थे। ये फैटी एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है, ये हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये हैं बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी यूनिट्स को बार बार रिपीट करके तैयार होंगे। प्रोटीन्स आर आल्सो पॉलीमर्स, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या है, एमिनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है ना, द सेम कार्बन। द अल्फा कार्बन हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड्स। इसलिए हम, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर एमिनो एसिड्स है, मतलब कार्बन है उसके ऊपर एमिनो एसिड्स ग्रुप है, तो इसको अल्फा एमिनो एसिड भी। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। बोलते मीथेन क्या होती है, ऐसे होती है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 यहाँ से ये हटा करके यहाँ अमीनो फार्मूला लगा होता है अल्फा ग्रुप पे। तो ये मीथेन में बोलते हैं एक हाइड्रोजन को हटा करके भी अमीनो एसिड्स जो है वो तैयार होते हैं। दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्साइल अमीनो ग्रुप एंड आर वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज आर ग्रुप, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है ये इसे हम आर ग्रुप कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जब अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, कार्बोक्साइलिक ग्रुप भी एक प्रेजेंट होगा, COH। ये कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, और ये क्या है, ये आर ग्रुप है, इसे आर ग्रुप बोलते हैं। आर ग्रुप जो है उसमें एक कार्बन भी हो सकती है, उसमें 2 कार्बन भी हो सकते हैं, उसमें 3 भी हो सकती है। उस आर ग्रुप के अंदर कुछ नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, उसमें COH भी प्रेजेंट है, और यहाँ NH2 भी प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक आर ग्रुप है, ये बड़ा सा आर ग्रुप है, 3 कार्बन का आर ग्रुप। और ये क्या है, ये जो है ये कार्बोक्साइलिक ग्रुप है, और ये क्या है, अमीनो ग्रुप है। अगर इसके साथ OH भी लगा हो निचली साइड तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो तो इस तरह से ग्रुप्स को बताया जाता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप देयर आर, बोलते ये जो है आर ग्रुप है ये चेंज होता रहता है, और इसके बेस पर 20 अमीनो एसिड्स है। कितने अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। आप बात को अब ध्यान से सुनना। देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन को बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रोटीन को बनाती हैं, और बहुत सारी प्रोटीन्स बनाती है। सिर्फ 20 जो है अलग अलग पैटर्न में अरेंज होकर के बहुत सारी प्रोटीन्स अलग अलग टाइप की बनाती है। बोलते द आर ग्रुप इन द प्रोटीनियस अमीनो एसिड शुड बी हाइड्रोजन द अमीनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन। बोलते अब ऐसा है कि ये जो आर ग्रुप है ये दोनों सेम रहेंगे, ये यही रहेंगे, और ये आर ग्रुप जो है ये चेंज होता रहेगा। कभी यहाँ H होगा, कभी यहाँ ऐसे होगा। देखो ये C, ठीक है, H COOH। यहाँ क्या है, यहाँ है हमारे पास, एक बार H रख लो, एक इस तरह का अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है,
ये अमीनो एसिड एक बार क्या है, इस H की जगह CH3 रख लो, इसकी जगह C2H5 रख लो, इसकी जगह C3H7। तो इस तरह से ये R ग्रुप चेंज कर करके अमीनो एसिड्स के नाम चेंज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? अमीनो एसिड्स के नाम चेंज हो। और ऐसे कितने हैं? ऐसे 20 है। ऐसे 20 हैं जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स तैयार करती हैं। इज इट ओके? जैसे अब क्या है, द केमिकल बोलते मिथाइल ग्रुप, अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इस अमीनो एसिड को एलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलानाइन, एलेनिन कहते हैं। और सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो तो उस ग्रुप को ग्लाइसिन कहते हैं, उस ग्रुप को ग्लाइसिन कहते हैं। इसी तरह से अगर हाइड्रोक्साइल मिथाइल लगा हो यहाँ पर तो उसे हम सेरीन कहते हैं। तो इस तरह से 3 आपको बता दिए, 20 में से 3 अमीनो एसिड्स ये है। इसके बाद है द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो ग्रुप। बोलते हैं और जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी अमीनो एसिड्स की वो अमीनो ग्रुप की वजह से होंगी। कार्बोक्साइल ग्रुप नेचुरली जो चीज जिसमें होगी उसी की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। आर फंक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द अमीनो एंड कार्बोक्साइल देयर आर एसिडिक। बोलते अमीनो ग्रुप कितने हैं या कार्बोक्साइलिक ग्रुप कितने हैं उसके बेस पर वो एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक भी होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं और वो न्यूट्रल भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन दैट बेसिक लाइस एंड न्यूट्रल वेलाइन एग्जाम्पल। हाँ कर दो बंद, ठीक है। एंड न्यूट्रल वेलाइन अमीनो एसिड्स, तो इन्होंने बता दिया, एक एक एग्जांपल सबका दे दिया, ये भी याद करना है। देखो 3 अमीनो एसिड्स के नाम आपने यहाँ याद करने थे और 3 के अमीनो एसिड्स के नाम आपने यहाँ करने थे। बोलते इसी तरह से सिमिलरली 3 6 के नाम आ गए। अब है देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हैं, 3 और आ गए। क्या 20 है ना? 3 और आ गए, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्राइप्टोफैन, 3 आ गए। और ये तीनों क्या है? एरोमेटिक है। ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये बेसिक है लाइसिन, और ये ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक है। और यहाँ पे जब हम आगे तो ये जो नीचे ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब इनके साथ एरोमेटिक ये रिंग लगा हुआ है, ये वाला रिंग, ये रिंग लगे हुए हैं इनके साथ। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड एक पोजीशन रहे, ऐसा कुछ मतलब इस अमीनो एसिड्स के साथ लगा हो, हाँ, तो वो एरोमेटिक होगा। वो क्या होगा? एरोमेटिक। और वो 3 है, फिनाइल एलानिन, फिनाइल ग्रुप लगा होगा। एलानिन का स्ट्रक्चर ये देखो, यहाँ पे एलानिन था ना, ये एलानिन होगा और H हटा करके वहां पर एक एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ होगा। समझ गए? ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर। बोलते ये ना आयोनाइजेबल है, मतलब ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, क्योंकि 2 अलग ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। तो वाटर में डालेंगे तो ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है और इसमें आयोनाइजेबल है। NH2 अलग हो जाएगा, COH। Hence in the solution of different pH the structure of amino acids changes। तो मतलब क्या है कि अगर आप जैसे एसिडिक में डालोगे तो इसका pH कुछ और हो जाएगा, अगर बेसिक में डालोगे तो अमीनो एसिड का कुछ होगा। हाँ। तो ये जो हमारे पास ये है ना, ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ज्यूपिटर आयन। क्या कहते हैं? ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन क्यों कहते हैं? ये प्लस और ये नेगेटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इस तरफ को भी चला जाता है कई बार, ये NH3 है ऐसे करके, और ये C, ये वाला H जो है ना, ये वाला ये CO, यहाँ पे अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा तो H ले लेगा, यहाँ पर ये H ले लेगा और ये क्या हो जाएगा? ये। तो ये कह रहे हैं कि ये B जो है ये ज्यूपिटर आयनिक फॉर्म है। ये क्वेश्चन आता है, गिव द ज्यूपिटर आयनिक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड्स, तब आप ये लिखोगे, ये जो। हाँ, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स पानी में नहीं घुलते। क्या है? लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल। हाँ, फैट्स दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। अमीनो एसिड की बात खत्म हो गई, अमीनो एसिड की बात इन्होंने खत्म। अब आ गई ये लिपिड्स पे। लिपिड्स में इन्होंने कहा कि फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सबसे सिंपल लिपिड्स होते हैं, सबसे सिंपल फैट्स होते हैं। फैटी एसिड्स हैज ए कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। क्या बोलते हैं? आर ग्रुप के साथ ये अटैच। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप। है ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप, और इसके साथ ये क्या है? यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है। फैट में ये भी प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो कह रहे हैं द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल। अब बोल रहे हैं ये जो आर ग्रुप है, जैसे ये CH3 ऐसे करके CH, फिर ये COO, ठीक है, और इसके साथ आर ग्रुप, और इस आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हायर भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में हायर भी होते हैं, मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूँ, फैटी एसिड्स में हायर भी होते हैं, C17H35 भी होता है, C17H35 भी होता है। इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड है 16, ये पामेटिक एसिड 16 कार्बन होती है, 17 लिखा ना, पामेटिक में 16 होती है, तो इसी तरह से 17 वाला आर्कैयोटिक एसिड में 20 कार्बन होती है, इसमें क्या होती है 20। तो इस तरह से मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनमें जो कार्बन हाइड्रोजन चेन होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड्स के। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। कह रहे हैं और क्या है कि ये भी है, डबल बॉन्ड से भी फैटी एसिड्स जो है सिंगल बॉन्ड के भी हो सकते हैं, और ये एक एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये फैटी एसिड्स और लिपिड का एग्जांपल है जो आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है जो आपको ड्रॉ करके, ये अमीनो एसिड्स का एग्जांपल है, COH भी है, ठीक है, NH2 भी है, COH है, तो ये ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन बनाया हुआ है। फिर इसी तरह से ये लिपिड के दो एग्जांपल है, दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे, दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये है न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड। कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड, ये जो शुगर है ये और ये नाइट्रोजन बेस मिल करके क्या बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है और शुगर है, जिसमें नाइट्रोजन बेस भी हो, शुगर भी हो, ठीक है, शुगर भी हो, नाइट्रोजन बेस भी हो, और ये है शुगर, जैसे ये शुगर है, मतलब ये तीन चीजें अगर जुड़ी हो ये ग्रुप, तब ये फॉस्फेट ग्रुप भी हो, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनियस बेस, ये है नाइट्रोजनियस बेस। तो मैं बताऊंगी अब ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होता है। ये नाइट्रोजन, ये तीनों जुड़े हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और सिर्फ नाइट्रोजनियस बेस और शुगर जुड़ी हो तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जो उन दोनों को मिलके बनाते हैं, किन कौन 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 कौन, देखो नाइट्रोजन बेसिस प्लस, ये नाइट्रोजन बेस है प्लस शुगर is only nucleoside, is only nucleoside, और नाइट्रोजनियस बेस, शुगर, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनियस बेस और शुगर तीनों अगर मिले न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैं यही इसी पे जाने वाली हूँ, ये हमारा फैट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं इसी में जाऊंगी। इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, नाम दे दिए, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब फैट के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब फैट के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके बाद हम, हाँ, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ये है फॉस्फोलिपिड्स का फार्मूला, जिसका दूसरा नाम लेसिथिन भी होता है, ठीक है। दे आर फाउंड सेल मेम्ब्रेन में होता है ये लेसिथिन। क्वेश्चन आएगा कि सेल मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, तो कौन सा, लेसिथिन। इज इट ओके? अब है मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। साइक्लिक कब होता है, जब ये पूरी तरह से ऐसे हो, पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके, और इसमें क्या हो, इसमें सी 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 है। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कब होगा, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर सी है, और इधर ओ आ गया, तो क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्या है ये, हेट्रोसाइक्लिक, ओ आ जाए, एन आ जाए, एस आ जाए, कुछ भी, तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे भी कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग से, जिनमें की हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये है, ये देखो, ये नाइट्रोजन बेसिस क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस। ये कौन कौन से हैं, ये है नाइट्रोजनियस बेस कितने होते हैं, पहली बात, ठीक है, एक है यूरेसिल, एक है एडेनिन,
एक है थाइमिन, एक है थाइमिन। एडिनोसिन हो गया, यूरिडीन हो गया, सॉरी एडिनोसिन नहीं, एडेनाइन हो गया, यूरिसिल हो गया, ठीक है, एडेनिन, ये एडेनिन, यूरिसिल, ठीक है, और थाइमिन, ये क्या होता है, थाइमिन। तो ये कितने हुए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल और थाइमिन, ये 5 है। कितने हैं, 5। क्या है ये, नाइट्रोजन। शाबाश, क्या है, नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक है। अकेले हैं तो ये 9 यूरिसिल इस तरह से है, लेकिन ये शुगर और ये नाइट्रोजनियस बेस इकट्ठा मिल जाए तो इन्हें हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम, जिसमें एडेनिन लगा हुआ उसे एडिनोसिन कह दिया, जिसमें यूरिसिल लगा हो उसे यूरिडिन कह दिया, उसे यूरिडिन कह दिया। समझ आ रही है मेरी बात। तो मेरे पास कितने नाइट्रोजनियस बेसिस है, 3। नाम क्या है, एडेनिन, थाइमिन, यूरिसिल, ठीक है, और साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वाइनस, ठीक है। व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। बोलते हैं अगर इसमें से ये नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ लग जाए तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इफ ए फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट ग्रुप भी आगे इसके साथ लग जाए तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दोबारा बोलो मैंने क्या क्या समझाया। तो अगर एडेनाइन और जो नाइट्रोजन मिक्स हो जाएंगे तो वो एडेनिन। नहीं, दोबारा बता रही हूँ। 5 नाइट्रोजनियस बेस बताए मैंने, कौन कौन से, यूरिसिल, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरिसिल। हाँ, तो ये नाइट्रोजनियस बेस अगर शुगर के साथ लग जाए तो ये क्या क्या, इनमें से कोई भी शुगर के साथ, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, कोई भी एक लग गया तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाँ, उन न्यूक्लियोसाइड के अपने अपने नाम होंगे। जैसे अगर यूरिसिल लगा तो यूरिडिन, अगर शुगर के साथ एडेनिन लगा तो एडिनोसिन। बोलते अगर सिर्फ ये 2 चीजें लगे, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। बोलते अगर फॉस्फेट ग्रुप भी ये जैसे इसके साथ आकर के लग जाए तब फिर ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ध्यान देना मेरी बात पे, जब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए की सबसे छोटी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। फैट की सबसे छोटी यूनिट है फैट्स और ऑयल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है अमीनो एसिड। समझ आई मेरी बात, बोलो क्या बोला मैंने। हाँ, ये वाला भी और जो लास्ट में बोला अभी वो भी। जो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है, और अमीनो एसिड होती है। जो डीएनए की होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, और लिपिड्स की होती है फैट्स, और उसके बाद ग्लिसरॉल, और हमारे नाइट्रोजनियस बेस बनते हैं यूरेनियम, गैलियम, हीलियम, से बने होते हैं। इनके पीछे अगर नाइट्रोजनियस लग जाता है तो उनकी अपने साइन किनके साथ, एडिनोसिन, ये एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल, थाइमिन खुद ही अपने आप में नाइट्रोजनियस बेसिस है। शुगर के साथ, हाँ, अगर ये शुगर के साथ लग जाए तो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। और इनके साथ और क्या लग जाए तो ये न्यूक्लियोटाइड्स। आप बताओ अमीनो एसिड सबसे छोटी यूनिट किसकी है, प्रोटीन की है। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फैट्स की। और ये न्यूक्लियोटाइड, थैंक यू, कुछ समझ आ रहा है ना। तो ठीक है, इन्होंने बाद में बोला अगर फॉस्फेट ग्रुप आकर के भी इनके साथ लग जाए, इन दोनों के साथ, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिन, यूरिडिन, साइटोडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये जुड़ करके बताया। हाँ, तो एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ये जो है ये क्या है, ग्वाइनिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। क्यों, क्योंकि इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप आके लगे। क्या लगे, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली।
क्या है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, बार बार रिपीट करके, और आरएनए भी। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज ए जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या है, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स है क्या, डीएनए और आरएनए, जो कि किस चीज के बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। थैंक यू, थैंक यू। हुआ ना क्लियर? तुम कह रहे थे बायोमोलिक्यूल्स बहुत टफ लग रहा है, स्कूल में बहुत टफ लग रहा है, क्लियर हुए दोनों पेज, तीनों पेजेस? हाँ, तो अब क्या करना है आपने, अपने ये सारा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और इसमें से अपने दिमाग में ये डाटा पूरा बिठाना है। आपके पास 25 मिनट 20 मिनट है, फिर केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करो इनको ड्रॉ करके। शुगर का देखो कैसा होता है, ठीक है? बेस, ये 5 बेस के नाम याद करो, ये नाइट्रोजनियस बेस है, इस साइड में कर लो, इनको याद करो, ठीक है? आगे में मैं सिखाऊंगी ये कैसे जुड़ते हैं, ठीक है? चलो बलराज इधर आओ बेटा, ले लो। हाँ, मैं नोटबुक लेके आती हूँ, वहां रखी है ना, मैंने ये टेबल साफ किया था, मैं लेके आती हूँ। बलराज, आज आप कौन सा चैप्टर रिवाइज करके दोगे मुझे? एक पॉलिटिकल का करना है और एक हिस्ट्री का करना है। इंग्लिश आपने कर ली? बस अब 5 बजे एग्जैक्ट बंद कर देनी है। अब हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना, सबकी रिवीजन होनी चाहिए, सारा मैंने सिलेबस खत्म करा दिया है। तो आपने पॉलिटिकल का एक चैप्टर मुझे बता दो कौन सा करना है, और हिस्ट्री का, फिर उसका सब कुछ करना है लेकिन चैप्टर का, क्योंकि 10 दिन है, 3 तारीख होगी, 13 को तुम्हारा पहला पेपर है। हाँ, तो फिर मेरे पास तुम्हारे 10 चैप्टर है और मेरे पास 10 ही दिन है, ठीक है? एक दिन में तो तुम्हें 2 भी करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 तारीख को तो तुम पहले पेपर की तैयारी करोगे, तो इसलिए एक दिन में 2 भी करने पड़ेंगे। वो तब करोगे जब तुम दोनों टाइम आओगे, ठीक है? तो अब बताओ तुम आज कौन सा चैप्टर करोगे? जुडिशरी, जुडिशरी कर लो, और हिस्ट्री का? हाँ,
हाँ नैनिशा क्या कर रहे हो बेटा? बेटा ओहो चाय का उनका ओहो क्यों भाई? आरोही मैंने आपको बायो के कितने क्वेश्चन दिए थे बेटा टेस्ट में? मॉडर्न की बुक मेरे पास है। सर ने कल टेस्ट में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें तो टेस्ट नहीं मिल रहा मुझे। पीछे दिया था ना। अच्छा ओके। इनके डायग्राम्स क्यों नहीं बनाए आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के?
आपने बोला था, मैंने बोला आपने सिस्टम को बोला था, डाइजेस्टिव तो डाइजेस्टिव का कहाँ है? डाइजेस्टिव को फर्स्ट वाला डाइजेस्टिव का। एक मिनट देना, मुझे बुक लेना। फ्रॉक का चैप्टर खोलना। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसा हो नहीं सकता। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है। ये तो गलत है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये वाला पार्ट, ये प्रोडक्टिव है ना, 60%, ये वाला पार्ट भी ना एक्सक्रीटरी में, तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और ये क्लोक्का नहीं है, लास्ट में तो अपर्चर है, क्लोकल अपर्चर है। पार्ट पूरा है ये क्लोक्का, ये रेक्टम, यहाँ से क्लोक्का, फिर ये है, ये अपर्चर ओपनिंग के लिए। अपर्चर का मतलब होता है एक तरह से ओपनिंग, जहाँ से खुलेगा सब कुछ। फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से दिए? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ से दी ना उठा के। नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये यहाँ से वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई पार्ट जो है कैसे लिख सकती हो तुम ये? ये सब कुछ नहीं लिखा आपने। ये कहाँ है? बेन लाइक स्ट्रक्चर, किडनी के बारे में शेप नहीं बताई, कहाँ पर ये सिचुएटेड है ये नहीं बताई। 5 नंबर का क्वेश्चन है। यूनिफेरस ट्यूबल होते हैं, नेफ्रोन इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती है और किडनी बनाती है। कहाँ लिखा है ये सब कुछ? 5 नंबर के लायक होना चाहिए ना। तो इससे ये यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट हो, इसलिए इसको यूरिटोलिक एनिमल भी कहते हैं। 2.5 नंबर है इसमें, ठीक है। बाकी ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो कितने हुए इसमें? 5 5 10 3 13, 13 और 2 15, 15.5। 15 है 2.5 नंबर काट के, तो 18 है ना। चल
ये करेक्शन कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना है। चलो जाओ। कायरा, आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट है पूरा? टेस्ट ले ले दोनों का, ग्रामर का भी लिटरेचर का भी ले ले। मेरे से ले लो बेटा, प्रथम यहां से लो। बारिश लग गई, बच्चों को बहाना मिल गया नहीं आने का। बिना बहाने के घर बैठ जाते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग मिल गया। पापा घर में थे। मैं हूँ बेटा, तेरा बाप जब तक तेरे साथ है तुझे किस बात की चिंता है। आंधी आए तूफान आए तुझे ट्यूशन छोड़ के आए। मान जाते हैं। चलो संडे को भी इसी मंथ लगाना है, अगला संडे हम भी नहीं, हमें भी हेल बनाई हुई है अपनी लाइफ। तो पूरा कितने 5 संडे हो गए लगाते हुए। जैसे ही पेपर खत्म हुए संडे लगेंगे, फिर दिसंबर में जाके। नहीं अब केमिस्ट्री भी रेडी हो जाएगी, 10 दिन है ना हमारे पास, अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। सिलेबस नहीं खत्म होता ना फिर टेंशन हो जाती है, सिलेबस नहीं खत्म हो फिर नंबर कहाँ से आएंगे। अब खत्म हो गया, अब लर्न हो जाएगी सारी। अरे एक बार हुआ ऐसा कि मतलब 10th के आते थे, मेरे ख्याल से 12 बच्चे थे, बाहर हमारी एकेडमी थी, तो 12 बच्चे थे और मैंने टेस्ट लिया। मतलब मार्च का ही महीना शुरू होने वाला था, फेब एंड था, मैंने सब कुछ करा रखा था। उस बैच में ना बच्चे हार्ड वर्किंग नहीं थे, मेहनती नहीं थे, तो टेस्ट लिया। मैंने कहा आज तुम्हारा टेस्ट होगा ही होगा, सारे प्रेजेंट थे 12 का। टेस्ट लिया, किसी के नंबर नहीं आए और लिटरली मैं उनके सामने रोने लग पड़ी कि मैं इतनी मेहनत करा रही हूँ, तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे। और उनको इतना फील हुआ ना, बहुत फील हुआ सबको। सारे जो थे वैसे बच्चे जो थे आसपास के 5-6 किलोमीटर के थे, और थोड़े से ना वो पहले से ही वीक थे, हाँ तो मेरे पास शुरू से रहे थे पर वीक थे वो बहुत ज्यादा। उनको पहुंचाते पहुंचाते लर्न करवाने में बहुत टाइम लगता था, तो उन्हें बहुत फील हुआ बहुत ज्यादा। फिर वो बोलते मैडम आप रात के 9 बजे तक बिठाए तो लर्न करवाया, तब अगले दिन दोबारा टेस्ट लिया। हाँ कोरोना में भी बच्चों ने ना पढ़ना छोड़ दिया ना। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, 2-3 महीने और बस, अच्छे बहुत अच्छे हो जाओगे आप। जब भी यहाँ आ जाओ आप,
बोलो क्या किया है आपने, क्या क्या होमवर्क। मेरा व्हाट्सएप तो खराब हो गया बेटा, ब्लॉक हो गया मेरा। अब मम्मी ने सर के में भेजा होगा, देखो। शीट दी है कोई शीट? लो। फिर भूल गई, तुम्हारा रोज का काम हो गया है। लेके आओ क्वेश्चन समझाऊं जो कल का था, जो कल क्वेश्चन आप कह रही थी ना कि मैडम ये समझाओ। कब आएंगे तुम्हारे अच्छे नंबर है, कब ट्रैक पे आओगी तुम? ये हो गया, फाइनल हो गई ये याद करने आपने जो गलती की है आज याद करने हैं, ठीक है। हाँ, दोनों टेस्ट की है। एक तो ये काम है आपको, दूसरा काम दो वो लाओ, ईवीएस की बुक लाओ पहले। नोटबुक आपके एग्जाम 13 से है? मैथ का चैप्टर 3 रिवाइज करना है, कंप्यूटर का, ठीक है। तुम ईवीएस चुका दो तुम, और ये शीट करके आए तुम है। नंबर तो ठीक है, करेक्ट ही हुई है मैडम ने, याद करनी है ये तीनों शीटें, याद करनी है, करेक्शन है इनमें, ठीक है। एक तो ये काम है आपका, इसको डालो। और ईवीएस का एक तो चैप्टर 3 का है, एक तो ना मैथ्स के, पर एक आंसर ईवीएस का याद कर लो ना, फिर नहीं तो सिलेबस कवर नहीं होएगा। सिलेबस भी तो कवर करना है। कौन सा क्वेश्चन था जो कल तुम बोल रहे थे मैडम समझने और टाइम हो गया था? ये वाला Write a short note on the temporary houses. Temporary houses are the houses they made up of straw, mud, clothes, wood, and leaves. They are not strong. They are seen in villages. ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये चैप्टर कर लिया हमने, याद आ रहा है ये चैप्टर? ये नहीं आना होगा, ये तो मैंने कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन थर्ड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। क्या है क्वेश्चन? What are stilt houses? ये क्या है क्वेश्चन है ये आगे? When are they found? When are नहीं होगा यार, when are they found? Still where are they होना चाहिए। Still houses are the houses built near the river, yeah, where floods are। Where ही है? इसका हो गया याद? ठीक है। केमिस्ट्री की समरी भी करनी है
और फिर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी देने हैं। ये स्टील हाउस वेयर ही तो है, ठीक था क्वेश्चन, मैडम ने चेंज गलत कर दिया आपको, ये ठीक है वेयर। आंसर है स्टिल्ट हाउसेस कहाँ होते हैं, जहाँ पे नदी के किनारे में बनते हैं। नदी के किनारे में जहाँ पे फ्लड ज्यादा आते हैं वहां पे स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं। क्यों? फ्लड्स आर कॉमन, क्योंकि फ्लड वहाँ नदी कभी भी वहां पे फ्लड की फॉर्म ले लेती है, इसलिए वहां पे वो ब्लड की बोल रही हूँ, रिवर की साइड में बनाए जाते हैं स्टिल्ट हाउसेस। क्यों? फ्लड्स आर कॉमन, ठीक है, कॉमन क्लाइंब ऑन दीज हाउसेस, और फिर वो ऊपर चढ़ जाते हैं। फ्लड्स आते हैं ना तो वो क्लाइंब कर जाते हैं घर के ऊपर वाली लैडर से ऊपर, हाँ लैडर से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए स्टिल्ट हाउसेस जो है वहां बनाए जाते हैं जहां पे फ्लड ज्यादा आते हैं, नदी के किनारे किनारे वहां पे कौन से हाउस बनते हैं, स्टिल्ट हाउसेस बनते हैं, ताकि वो क्लाइंब कर सकें ऊपरी वाली लेयर पे, जब समझो लैडर से, तो समझ आ गई? ये क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ पहले ये कर लो, फिर जाओ फिर मैथ करना है क्योंकि थर्ड चैप्टर का टेस्ट है। पंजाबी मामा करवा देंगे। हाँ चलो पहले कर तो लो, ये तो कर लो, इतनी टेंशन क्यों लिया। बारिश ज्यादा हो रही है?